चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट क्लास में जैसा आपको पता है हम लोगों ने आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट टॉपिक कर रहे थे और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने आपको लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 2 का इंट्रोडक्शन दिया था। सुरेश भाई टॉपिक था कंडीशन एंड वारंटी। अब उस टॉपिक में मैंने आपके साथ क्या डिस्कशन करा था, एक बार मैं लास्ट क्लास को रिकॉल करा रहा हूं, फिर हम आज की क्लास में आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सोगा में 4 यूनिट है, फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली थी, सेकंड हमने स्टार्ट करी थी जस्ट, आज हम सेकंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सुरेश भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा एक चीज होती है विच इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन। बेटा जब भी सेलर गुड्स को बेचने के लिए बायर को गुड्स की नेचर और क्वालिटी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देता है उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो जैसे सुरेश मेरे से लैपटॉप खरीदना है और मैंने बोला सुरेश भाई इसमें इसका कैमरा इतना अच्छा है, इसका डिस्प्ले इतना अच्छा है, इसके 8 GB रैम है, इसके अंदर इतना 512 GB स्टोरेज है, ये सब। तो जो भी मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, जो भी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं वो रिप्रेजेंटेशन है। अब रिप्रेजेंटेशन में से कुछ रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती है और कुछ रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनती। तो रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती है उन्हें बोलते हैं स्टिपुलेशन। क्या बोलते हैं? स्टिपुलेशन। क्या होती है? स्टिपुलेशन आर दी रिप्रेजेंटेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने 10 स्टेटमेंट दी थी गुड्स को बेचते टाइम, उसमें से 6 स्टेटमेंट मैंने कॉन्ट्रैक्ट में डाल दी, तो वो स्टिपुलेशन बन गई। अब जो स्टिपुलेशन है बेटा, कुछ स्टिपुलेशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी, असेंशियल होगी। क्या होगी? असेंशियल। और कुछ स्टिपुलेशन क्या होगी? लेस इंपॉर्टेंट, लेस सिग्निफिकेंट, या विच इज नॉट असेंशियल, विच इज कोलेटरल। तो कुछ स्टिपुलेशन असेंशियल होती है, कुछ स्टिपुलेशन कोलेटरल होती है। जैसे अगर सुरेश आया और सुरेश ने बोला सर मुझे गेमिंग लैपटॉप चाहिए, तो बेटा गेमिंग लैपटॉप में सुरेश ने पहले बोल दिया मुझे ऐसा लैपटॉप चाहिए सर जिसका सॉफ्टवेयर दमदार हो, जिसके अंदर जो चिपसेट है वो स्ट्रांग हो ताकि वो परफॉर्मेंस अच्छी दे पाए। तो बेटा वो जो है वो क्या है? वो ऐसी स्टिपुलेशन है जो क्या है? मोर सिग्निफिकेंट है, असेंशियल है, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। और ऐसी स्टिपुलेशन विच इज लेस सिग्निफिकेंट, लेस इंपॉर्टेंट, या जो असेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट कोलेटरल टू द मेन पर्पस है, वो क्या है बेटा? वारंटी। क्लियर है? तो कंडीशन क्या होता है मैंने वो बताया, वारंटी क्या होता है मैंने वो बताया। एक बार दोनों का डिफरेंस याद करते हैं। सबसे पहले आता था कंडीशन। कंडीशन होती है स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला? स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी होती है स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कंडीशन का ब्रीच करते हो तो बेटा जो बायर है वो उस सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है या डैमेजेस को क्लेम कर सकता है या दोनों कर सकता है। लेकिन जब ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तो आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का राइट नहीं रखते। तीसरी बार मैंने बताई थी डिफरेंस में, जब भी ब्रीच ऑफ कंडीशन होगी तो ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। आई होप ये समझ आता है आपको, अच्छे से एकदम क्लियर है बेटा। तो यहां पे कंडीशन वारंटी क्या होती है मैंने वो समझाया, दोनों के बीच में डिफरेंस पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसा आपको बताया मैंने नोट्स डिलीट हो गए तो नोट्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा अगले ही टॉपिक से, और आप नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालना। ये भी बेटा 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। व्हेन कंडीशन कैन बी treated as warranty, section number 13। when condition can be treated as warranty, कह रहे भैया कब कंडीशन को आप वारंटी ट्रीट कर सकते हो, कब कंडीशन को आप वारंटी ट्रीट कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर है, समझ बात समझ आ रही एकदम। देखो बेटा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ लेना, पहले आप नोट मत करना, भी सुन लो। मैं बोल रहा हूं ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ट्रीट कर सकते हो क्या? ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन में क्या होता है बेटा, आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? रेप्यूडिएट, है ना। और ब्रीच ऑफ वारंटी में आप क्या कर सकते हो? ओनली क्लेम डैमेजेस। तो बेटा कई बार ऐसा होता है कि बायर जो है उसके एंड पे कंडीशन का ब्रीच होता है,
लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट ना करते हुए उसे ट्रीट कर ले क्या कि भैया मैं तो सिर्फ क्या करूंगा, डैमेजेस क्लेम करूंगा, दैट्स इट। तो लॉ कहता है कि भैया अगर आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करना चाहते हो तो ये करना पॉसिबल है। सुरेश है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब तू कह रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं करना, बस डैमेज क्लेम कर दो तो कर दो। लेकिन क्या ये वाइसा वर्सा अप्लाई हो सकता है? क्या मैं बोल सकता हूं ब्रीच ऑफ वारंटी जो है उसको आप ट्रीट कर सकते हो एज ब्रीच ऑफ कंडीशन? बेटा यस और नो? सर दिस इज नॉट पॉसिबल। सर क्यों? बेटा लॉ कह रहा है भैया ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है तो आप जो है क्लेम करो डैमेजेस, लेकिन बायर कह रहा है ना ना भाई मैं डैमेजेस क्लेम नहीं करूंगा, मैं तो जी कॉन्ट्रैक्ट को ही रेपुडिएट करना चाहता हूं। तो लॉ कहता है बेटा अगर आपकी ब्रीच ऑफ वारंटी हुई है और आप उसे ट्रीट करना चाहते हो ब्रीच ऑफ कंडीशन तो ये करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो चीज पॉसिबल है, अब मैं आपको 4 केसेस बता रहा हूं, 4 केसेस जब आप उसे ट्रीट कर सकते हो। ट्रीट कब करोगे बेटा? 4 केसेस है। कितने केसेस है? 4 केसेस। यही हमारा टॉपिक है, कब कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो बताओ वो 4 केसेस। बहुत सिंपल है, 4 नंबर में 4 लाइन लिखनी है बस आपको, 4 सिंपल से पॉइंट लिखो बेटा। ये लिखा आपने, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लिखना पहले, उसके नीचे लिखना इन द फॉलोइंग केसेस कॉमा a contract is not avoided even on account of a breach of a condition। मनप्रीत बेटा देखा क्या बोला लाइन ने? इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं होगा, इवन कंडीशन की ब्रीच हो रही। क्यों सुरेश? क्योंकि आपने कंडीशन की ब्रीच को बेटा वारंटी ब्रीच कर लिया ना, तो इवन कंडीशन की ब्रीच हो रही है, फिर भी इन सर्कमस्टांस में आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करोगे, आप सिर्फ क्या क्लेम करोगे? डैमेजेस। अब सर कौन से वो केसेस हैं, कौन से वो केसेस है सर? तो बेटा केस नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, वेयर, आराम से पहले सारे पॉइंट लिख लो उसके बाद बताऊंगा। वेयर द बायर ऑल टुगेदर waves the performance, where the buyer altogether waives the performance of the condition, full stop। इसी में लिखना a party may for his own benefit, for his own benefit, comma waive a stipulation, waive a stipulation। तो पहला पॉइंट है, अंडरलाइन भी कर लीजिएगा बेटा, पहला पॉइंट फॉर हिज ओन बेनिफिट। जो पहला पॉइंट निकल कर आया वो मेन जो आपको कीवर्ड याद रखना है वो है पहला केस। सर बेनिफिट का नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है उसके? वेव अ स्टिपुलेशन। पहला जो एसेंशियल पॉइंट है जो आपको आंसर में डालना है, बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। जब बायर खुद से वेव कर दे। सर एग्जांपल देना, अभी दूंगा बेटा सारे। पॉइंट नंबर 2 लिखो बेटा, वेयर द बायर, वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन, breach of the condition, comma
as one of a warranty, where the buyer elects to treat the breach of the conditions as one of a warranty. That is to say, comma, he may claim only damages instead of repudiating the contract. repudiating the contract. बेटा कीवर्ड अंडरलाइन करना पेपर के लिए, वो लिखना है आपको यहां पे, बायर इलेक्ट टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी. ठीक है, ये दूसरा केस हो गया. नेक्स्ट आइए केस नंबर 3 पे. केस नंबर 3 होता है बेटा वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल. where the contract is non-severable and the buyer has accepted either the whole goods or any part thereof. Keyword contract is non-severable, buyer has accepted. और बेटा लास्ट चौथा केस जहां पे आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करोगे, ये तो नॉर्मल है. वेयर द फुलफिलमेंट of any condition or warranty is excused by law by reason of impossibility और अदरवाइज. बेटा लास्ट कह रहा है कंडीशन को आप वारंटी ट्रीट करोगे जहां पर एक्यूज्ड बाय लॉ है, मतलब लॉ ने बोल दिया कि भाई अब आप रेपुडिएट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, अब आपके पास एक ही हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको क्लेम डैमेजेस ही करने. तो अगर लॉ ने बोल दिया उस सिनेरियो में भी आपको ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करना पड़ेगा. बेटा ये 4 केस है. वैसे अगर मैं आपको बताऊं ना मनप्रीत, ये जो दोनों केस होते हैं ना बेटा, ये ना वॉलंटरी है. ये क्या है? वॉलंटरी, मतलब तू ना खुद की इच्छा से ही कर रहा है, कंडीशन नहीं, वारंटी लीड लेते हैं खुद इच्छा से. और ये जो 2 केस है बेटा, ये होता है कंपलसरी. ये क्या होता है बेटा? यहां पे अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा. अब एक एक करके एग्जांपल दे रहा हूं, समझना ध्यान से. 4 केसेस जहां पे सुयश कंडीशन का ब्रीच ट्रीट करेंगे, वारंटी का ब्रीच. पहला, अगर वॉलंटरी बायर ऑल टुगेदर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन. ऑल टुगेदर वेव मतलब पूरा राइट ही वेव कर दिया. वेव मतलब सरेंडर, छोड़ दिया. अब जैसे सुयश तुझे याद है बेटा, तूने बोला कि सर मुझे बाइक चाहिए, लद्दाख जाना है, थोड़ी हैवी बाइक चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी, लद्दाख जाऊंगा एक साथ, अब बाइक ले ले. तो इसने कहा सर बढ़िया बाइक चाहिए, बाइक में जाऊंगा लद्दाख, दिल्ली से फुल बैठा के पीछे किसी को. मैंने कहा भाई ठीक है. इसने कहा सर ऐसे बढ़िया सी बाइक बताओ. अब इसने मुझे स्टिपुलेशन दे दी, एसेंशियल टू द मेन पर्पस, कंडीशन बता दी कि भाई मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, पिकअप चाहिए हाइक. मैंने दिखाई, मैंने कहा भाई देख स्प्लेंडर लेगा भाई, स्प्लेंडर प्लस, एक नंबर बाइक भाई, बढ़िया तरीके से ले जाइयो, एकदम लद्दाख वद्दाख सब चली जाएगी. इसने कहा ठीक है सर बढ़िया, अच्छी बाइक है ना. मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया बाइक. अब ये भाई साहब गए, इन्होंने लद्दाख की जर्नी स्टार्ट करी बेटा, और इन्होंने आराम आराम से लेके गए. लेकिन इन्हें रास्ते में बहुत सारी तकलीफें आई. क्यों? क्योंकि बेटा स्प्लेंडर प्लस इतनी पावरफुल नहीं है कि वो लद्दाख में आप लेके चले जाओ, है ना. लेकिन इसने देखा यार ये एवरेज तो एक नंबर आ रही है यार, ये 2 लीटर में लद्दाख पहुंच गया मैं, भाई क्या मस्त एवरेज है. तो ये खुश हो गया एवरेज से. अब जब ये वापस आए ना, तो ये लद्दाख से धक्के मुक्के मार के कहीं कहीं पे हाथ से चढ़ा चढ़ा के भाई लेके आ गया. अब तेरे पास राइट है, ब्रीच कंडीशन हुई है, तू जाके बाइक मुंह पे मार दे, रेपिडेट कर दे, डैमेज क्लेम कर दे. ये ना ऐसे कहा यार देख लद्दाख की ट्रिप तो हो गई, क्या करना, बाइक तो बढ़िया है, एवरेज बढ़िया है, अब अपने को सिटी में चलानी ना, मजा आएगा, रख लेते हैं बाइक.
तो ना ही इसने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करा, ना ही इसने डैमेजेस को क्लेम करा, और इसने अपना जो राइट है वो वेव ऑफ कर दिया ऑल टुगेदर। मतलब जो गलत गुण आ गए थे ना, तूने वही एक्सेप्ट कर लिया कि यार सही है बाइक, एवरेज अच्छी आ रही है, मैं खुश हुई बाइक से। तो अगर बायर नहीं बोलता है ऑल टुगेदर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, उसने सारे के सारे चीजें वेव कर दी, ना ही रेपुडिएट करा, ना ही डैमेजेस करी, हटा दिया। तो बेटा उस केस में आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन का फायदा नहीं उठाया, पहला केस। दूसरा कह रहा है वेयर बायर इलेक्ट मतलब डिसाइड टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी। अब देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूं बेटा, इसने ऑर्डर दिया मेरे को, सर 50 केजी राइस चाहिए। क्या चाहिए? 50 केजी राइस। अब राइस में बेटा आपको पता है ना, रेट के हिसाब से क्वालिटी डिफर करती है। तो इसने मुझसे मांगे कि सर मुझे ना अच्छी क्वालिटी के चाहिए, 50 रुपए वाले चाहिए। कितने वाले? 50 रुपीज पर केजी वाले। बेटा मैंने इसको राइस भेजा, अच्छी क्वालिटी के भेजा, लेकिन मैंने 40 रुपीज वाले भेज दिए। अब इसने मुझे स्टिपुलेशन बताई थी, भाई मुझे बिरयानी बनानी 50 वाले चाहिए अच्छी क्वालिटी, मैंने भाई बाय मिस्टेक 40 वाले भेज दिए। अब तेरे पास राइट है, रेपुडिएट कर सकता है। तूने कहा ना ना ना, तूने कॉल करा कि सर आपने ना गलती से मुझे 50 वाले की जगह 40 वाले भेज दिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा, आप एक काम करो, मैंने तो आपको पेमेंट 50 के बेसिस पे करी थी, आपने मुझे 40 वाले भेजे, तो जो हर पर केजी 10 रुपीज का अमाउंट है ना डैमेजेस, वो मुझे वापस से रिम्बर्स कर दो। तो जब बायर इलेक्ट करे कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट कर रहा है? ब्रीच ऑफ वारंटी। और इस सिनेरियो में दैट इज टू से ही कैन क्लेम ओनली डैमेजेस इंस्टेड ऑफ रेपुडिएटिंग दी कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला, आप पूरे राइट को ही वेव कर दो बायर खुद से, या बायर कह रहा है कि यार कंडीशन ब्रीच हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, चल जाएगा, मेरे को वारंटी ले लो, डैमेजेस क्लेम कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो हो गए वॉलंटरी वाले। तीसरा क्या है? वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल। बेटा सेवरेबल को ना ब्रैकेट में लिख लो सेपरेट। सेवरेबल मतलब होता है सेपरेटेबल, जिसको आप सेपरेट कर सकते हो। नॉन सेवरेबल मतलब हो गया जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल मतलब जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, और बायर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया या तो होल या फिर पार्ट। मनप्रीत तू बेटा दुकान में गया, तूने 10 किलो का आटे का कट्टा ले लिया, ठीक है, कट्टा लेकर आया, तूने कट्टा खोला, मस्त तूने आटा खाना स्टार्ट करा, मतलब रोटी बना के खाया 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 खाया, आधा कट्टा खत्म हो गया बेटा। अब जब आधा कट्टा खत्म हो ना, तो तू एक दिन वो बना रहा था और उसमें ना बेटा एक पत्थर मिल गया तेरे को आटे में, कंकड़ पत्थर मिल गया। अब तूने लगा यार मैंने तो अच्छी क्वालिटी का आटा मंगाया था, इसने तो यार कंकड़ पत्थर वाला आटा दे रखा है। कब? आधा कट्टा खत्म होने के बाद। तो इस सिनेरियो में अब मनप्रीत भाई लॉ कह रहा है आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था नॉन सेवरेबल। बेटा तू आधा कट्टा थोड़ी वापस कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है और बायर ने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स, मतलब डिलीवरी ले लिया, यूज कर दिया है, भाई आधा कट्टा आपने खा लिया, कंज्यूम कर लिया है, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल भी नहीं है, तो अब आप इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते, ये लॉ बोल रहा है। और चौथा केस लास्ट बोला, अगर लॉ ने बोल दिया कि भैया अब ब्रीच ऑफ कंडीशन मान ही नहीं सकते, ब्रीच ऑफ वारंटी ही मानना पड़ेगा, तो आप लॉ से आगे भी नहीं जा सकते। दीज आर योर 4 केसेस, बहुत बेसिक वाले थे। पहला, बायर ने ऑल टुगेदर वेव कर दिया। बेटा अगर लॉ ने बोल दिया कि ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं है, ब्रीच ऑफ वारंटी माननी है, हाँ, अब ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं लेनी, ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करो, तो लॉ ने बोला तो लॉ ने मान। पहला केस, अगर बायर ने ऑल टुगेदर सारे राइट ही वेव कर दिए। दूसरा, अगर बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को खुद से ट्रीट कर लिया ब्रीच ऑफ वारंटी, तो वो डैमेजेस लेगा। तीसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है और बायर ने डिलीवरी यानी एक्सेप्ट कर लिया गुड्स। और चौथा, अगर एक्सक्यूज बाय लॉ है और लॉ कह रहा है कि भैया अब ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकता, ब्रीच ऑफ वारंटी माननी पड़ेगी। दीज आर दी 4 केसेस जहां पे आपको कंडीशन ट्रीट होगी एज अ वारंटी। कोई दिक्कत? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस 4 नंबर में पहले बता रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से, सर्कमस्टांसेस जहां पे कंडीशन को ट्रीट करेंगे वारंटी। 4 केसेस बता दिए, 2 वॉलंटरी है, 2 कंपलसरी है जो लॉ ने दी है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक इज ऑल्सो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालना बेटा, हेडिंग डालना, लाइन के सेंटर में टाइप्स ऑफ कंडीशन, ठीक है, फटफट लिखेंगे भाई। हेडिंग डालेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ कंडीशन, टाइप्स ऑफ कंडीशन। बेटा 2 टाइप में कंडीशन को आप डिवाइड करेंगे, टाइप ऑफ कंडीशंस, 2 टाइप में आप कंडीशंस को डिवाइड करेंगे।
सबसे पहला लिखो बेटा, एक होते हैं एक्सप्रेस कंडीशन, एक क्या है बेटा आपके एक्सप्रेस कंडीशन, और एक होते हैं इंप्लाइड कंडीशन। अब यार ये इतना सिंपल है, इसमें क्या बताऊं मैं। अरे एक्सप्रेस कंडीशन क्या है बेटा, जो कंडीशन बायर एंड सेलर ने, जो कंडीशन बायर एंड सेलर ने मिलकर डिसाइड करे, जो कंडीशन बायर और सेलर ने मिलकर डिसाइड करे। जैसे सुयश आया, सुयश ने बोला सर मुझे लद्दाख जाने के लिए बाइक चाहिए जिसका इंजन अच्छा हो, लॉन्ग हो, भैया लंबे रूट चल जाए। तो इसने एक्सप्रेस कंडीशन बता दी ना, एक्सप्रेसली बता दिया। तो जो बायर एंड सेलर ने मिलकर कंडीशन डिसाइड करी है कॉन्ट्रैक्ट में, वो एक्सप्रेस कंडीशन है। सर इंप्लाइड कंडीशन कौन सी है बेटा, ये वो कंडीशंस है, कंडीशंस which are presumed by law, which are presumed by law। जो कंडीशन क्या है बेटा, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है, इंप्लाइड है कि जब भी गुड्स जाएंगे ना तो ये चीजें लॉ कह रहा है मान के चलना, ये कंडीशन प्रेजेंट होगी होगी होगी। और अगर प्रेजेंट नहीं है सुयश, हमने डिसाइड नहीं करा था, लॉ ने इंप्लाइडली बोला ये होगी, और अगर नहीं है वो कंडीशन इंप्लाइड कंडीशन, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो? यस। अब तू ये नहीं बोल सकता तूने थोड़ी बोला था, अरे भाई मैंने बोला नहीं बोला, कुछ कंडीशन गुड्स में ना इंप्लाइड होती है, एक्सप्रेस आप जो बना दो। अच्छा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, यहां पे नोट डाल के, हाँ इंप्लाइड के अंदर आप इंप्लाइड कंडीशंस को, इंप्लाइड कंडीशंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो बाय मेकिंग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बाय मेकिंग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बेटा कोई दिक्कत? अरे अगर इंप्लाइड कंडीशंस लॉ के द्वारा कुछ प्रिज्यूम्ड है, लेकिन मैंने एक्सप्रेस एग्रीमेंट में बता दिया भाई देख ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा, तो फिर हम किसको मानेंगे? फिर हम एक्सप्रेस को मानेंगे। क्लियर है? हाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो आप इंप्लाइड कंडीशंस को फॉलो कर लो, लेकिन अगर आपने एक्सप्रेसली कोई कंडीशन डाल दी है और वो इंप्लाइड कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो आप एक्सप्रेस वाले को मानोगे। पहले बताओ कोई दिक्कत? एक्सप्रेस कंडीशन क्लियर है, इंप्लाइड कंडीशन क्लियर है बेटा? चालू करें लिखना, पक्का ना? तो अब देखो ये तो मैंने अपने तरीके से समझा दिया, अब इनकी ना डेफिनेशन इनके नीचे लिख लेते हैं, तो यहां लिख लो इसी के नीचे एक्सप्रेस कंडीशन मिलूंगा, छोटी छोटी डेफिनेशन ले बस। Which are express conditions are those which are agreed upon between the parties at the time of contract and are expressly provided in the contract, which are agreed upon between the parties at the time of contract and expressly provided in the contract। implied conditions में लिखेंगे these are those which are and are expressly provided in the contract। ये है which are presumed by law to be present in the contract, full stop। It should be noted that an implied condition may be
नेगेटेड, नेगेटेड मतलब रिमूव्ड, और वेव्ड, नेगेटेड और वेव्ड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। बेटा कोई दिक्कत? अब भैया देखो, एक्सप्रेस कंडीशन तो यहीं पर ही खत्म हो गई, इसमें कोई भसड़ नहीं है ना, क्योंकि ये तो वो है जो आप कॉन्ट्रैक्ट में खुद से डालोगे, आप वो तो कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन हमारे लिए मनप्रीत हमें कौन सी पढ़नी है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लाइड कंडीशंस पढ़नी है बेटा अपने को, कि भैया वो कौन सी कंडीशन है जो गुड्स में लॉ ने बोला कि होनी चाहिए। इसे कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। जब मैं अपना फाउंडेशन का पेपर दे रहा था, मेरे पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन या 7 नंबर का क्वेश्चन था, नॉट इंप्लाइड कंडीशंस, इंप्लाइड वारंटीज। ठीक है, जैसे कंडीशन है वैसे वारंटी भी 2 टाइप की, एक्सप्रेस और इंप्लाइड, सेम वही चलेगा। चलिए भाई, हाँ, इंप्लाइड कंडीशन स्टार्ट करें। अब देखिए क्या है, ये वो स्टिपुलेशंस है असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो गुड्स में होनी चाहिए, और अगर ये इंप्लाइड कंडीशंस नहीं हुई तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। सर क्या ये कहीं लिखी होनी चाहिए? अरे नहीं लिखी होनी चाहिए, प्रिज्यूम वाला है कि जो भी गुड्स जाएंगे उनमें ये तो होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, नकली सी बात कर रहा है बेटा। हेडिंग डालो इंप्लाइड कंडीशन, एकदम फ्रेश हेडिंग, हेडिंग डालेंगे इंप्लाइड कंडीशन, पेपर के लिए कर लो बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से 4 टॉपिक है, चारों पेपर में इंपॉर्टेंट है। कंडीशन वारंटी का डिफरेंस, कंडीशन को वारंटी कब ट्रीट करेंगे, थर्ड टॉपिक इंप्लाइड कंडीशन इंप्लाइड वारंटी, और चौथा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट टेम्पर। 4 ही टॉपिक है, चारों पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है कोई ना कोई एक क्वेश्चन। अब आइए इंप्लाइड कंडीशन बेटा, सबसे पहली लिखेंगे कंडीशन नंबर 1, इंप्लाइड कंडीशन वो है कंडीशन एज टू टाइटल। नकली सी बात कह रहा है कि नकली सी बात, आपको हंसी आ जाएगी कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप। कंडीशन एज टू टाइटल, ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा देखो, एग्जाम्पल बना रहा हूं, ध्यान से नोट मत करना, पहले सुन लो, सुनने पे ध्यान दो। ठीक है बेटा, ये है कौन? ये है बेटा मनप्रीत भाई। ठीक है भाई, बेटा मनप्रीत भाई के पास एक कार है बेटा, और ये इस कार के ट्रू ओनर है। क्या है बेटा? ट्रू ओनर, आरसी पे नाम है, भाई ने परचेज करी है नहीं। अब बेटा यहां पे सेकंड पार्टी जो है हमारे पास, वो है मैं। बेटा मान लीजिए ये मैं हूं, ये है आपके रोहित सर, और सुरेश भाई मैंने क्या करा, जैसे आपको बताइए मैं खतरनाक इंसान हूं, मैंने बेटा इसकी गाड़ी चुरा ली बेटा। मैंने बेटा क्या कर लिया? चोरी कर ली बेटा, चोरी। क्या चोरी कर ली? कार। ठीक है, अब मनप्रीत एक बात बेटा, जब मैं गाड़ी चोरी करूंगा तो मेरे पास जो गाड़ी है उसका गुड टाइटल होगा या बैड टाइटल? बैड टाइटल भाई, बैड ओनरशिप होगी ना। मेरे पास गुड टाइटल, गुड टाइटल कब आता है? गुड टाइटल आता है बाय सेल, गुड टाइटल आता है बाय सेल। तो मेरे पास गाड़ी का क्या है? बैड टाइटल है। अब क्योंकि चोरी की गाड़ी है तो मैं तो चलाऊंगा नहीं, मुझे पता है मनप्रीत देख लेगा आसपास से गुजरते हुए। तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाली गाड़ी बेटा आगे थर्ड पर्सन यानी सुयश भैया को भेज दी। तो यहां पे हमारे सुयश भैया है। अब सुयश भाई बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा थर्ड चैप्टर में। एक रूल होता है, रूल का नाम है नेमो डेट कॉर्ड नॉन हैबिट, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, नेमो डेट कॉर्ड नॉन हैबिट। बेटा ये रूल कहता है कि भैया अगर अगर अब देखो मैंने गाड़ी बेची तो मैं कौन हो गया? सेलर। सुयश कौन हो गया? बायर। और मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसे जो कार है वो क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं फॉर ₹2 लाख। ठीक है सुयश बेटा, अब जब मैं तुझे गाड़ी बेच रहा हूं तो क्या मेरे पास गाड़ी का गुड टाइटल है बैड? तो जब मेरे पास ही एक टाइटल नहीं है तो क्या मैं इसको टाइटल दे सकता हूं? तो याद रखना नेमो डेट क्या कहता है कि अगर एक
पर्सन के पास गाड़ी का गुड टाइटल नहीं है तो वो कभी भी आगे गुड टाइटल पास नहीं कर सकता। मतलब जब मैं तुझे सेल करूंगा ना गाड़ी 2 लाख में, तेरे से पैसे ले लिए, तेरे को गाड़ी दे दी, लेकिन तेरे पास भी इसका क्या जाएगा, डिफेक्टिव टाइटल यानी बैड टाइटल। क्या जाएगा बेटा, डिफेक्टिव यानी बैड टाइटल। कोई दिक्कत? मेरे पास एक गाड़ी थी, उसका ट्रू ओनर मैं नहीं था, मैंने गाड़ी चोरी करी थी, मेरे पास डिफेक्टिव टाइटल था, मेरे डिफेक्टिव टाइटल पे मैंने आगे सेल करी सुएज को। तो एक कॉन्सेप्ट है नेमो डेट कॉर्ड नॉन हैबिट, वो कहता है कि अगर आपका सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है तो जब वो सेल करेगा तो बायर का टाइटल भी क्या जाएगा, डिफेक्टिव। कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, नेमो डेट कॉर्ड नॉन हैबिट। ठीक है? पढ़ा पढ़ा है कहां पढ़ा बता सर, जिसके अंदर वो कालिया वाला एग्जांपल था। किसका वाला? कालिया, वो फ्री कंसेंट वाला। अरे वो तो फ्री कंसेंट था ना। नहीं, बट उसके बाद भी आपने उससे रिलेट करके पढ़ाया था एक टॉपिक, और उस सेम एग्जांपल लिया था आपने। गाड़ी चोरी का? नहीं, रिंग वाला शायद कॉन्ट्रैक्ट में था, बट हाँ तो वो तो कोवर्जन हो गया ना, वो तो अलग है। नहीं, नेमो डेट तुमने अभी तक नहीं पढ़ा। कोवर्जन तो था। उसके बाद जब फ्री कंसेंट हो गया, उसके काफी आगे शायद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पहले आपने सेम एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करा था, फिर ऐसे ही था कि मतलब वो आगे बेच नहीं सकता है कुछ, थोड़ा याद नहीं है। अच्छा तुझे याद आए तो मुझे बता दियो, मेरे को भी क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा तो समझ आया कॉन्सेप्ट बेटा? अब सुनो एक बात यार, यहां पे ये सेलर है, ये बायर है, इसने गुड सेल करे, इसके पास बैड टाइटल तो इसके पास भी डिफेक्टिव टाइटल जाएगा। अब जब सुयश ही गाड़ी लेके हवाबाजी में घूम रहा था तो बेटा ये गाड़ी दिख गई किसको, मनप्रीत को, और मनप्रीत चला गया भाई किसके पास, कोर्ट में। कोर्ट में बोला भाई मेरी गाड़ी जो है वो क्या हो गई, मेरी कार जो है वो चोरी हो गई है, कंप्लेंट वंप्लेंट करी थी, केस चल रहा था, और तभी पता लग गया सुयश ने गाड़ी, सुयश के पास गाड़ी है। तो बेटा कोर्ट जाएगा, कहेगा भाई देख सबसे पहले सुयश भाई ये जो गाड़ी है ये ट्रू ओनर को क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो। अब समझना, गाड़ी ट्रू ओनर को रिटर्न होगी, बट सुयश कहेगा सर मुझे थोड़ी पता है मैंने कौन सी गाड़ी चोरी की खरीदी है, मैंने तो जी इससे खरीदी है और मैंने पूरे पैसे देके खरीदी है, तो क्या इसमें सुयश का कोई फॉल्ट है? सुयश का थोड़ी फॉल्ट है यार। हाँ अगर उसे पता होता वो अलग बात है, अभी हम ये करते हैं कि ये गुड फेथ में था, इसको नहीं पता था, तो कोर्ट क्या कहेगा, पहली चीज गाड़ी तो आपको ट्रू ओनर को रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि नेमो डेट लग जाएगा, डिफेक्टिव टाइटल है तो आपके पास भी डिफेक्टिव टाइटल गया, तो गाड़ी तो पहले वापस दे दे। अब बेटा यहां पर ना, यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है इन दोनों के बीच में, कोर्ट बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा देगा, रेप्यूडिएट। इस कॉन्ट्रैक्ट को आप रेप्यूडिएट कर दोगे बेटा, रेप्यूडिएट करके वो बोलेगा भैया गाड़ी तो ट्रू ओनर को दे दे, और तू भाई साहब इसके पैसे क्या कर दे, 2 लाख रुपए रिटर्न कर दे, रिटर्न कर दे 2 लाख रुपए। समझ आई बात? यही तो है कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल बोलता है कि भैया ये एक इंप्लाइड कंडीशन है सुयश, ये एक इंप्लाइड कंडीशन है कि जो सेलर गुड्स आपको बेच रहा है उसके पास उसका टाइटल होना चाहिए। अब अगर आपके पास ही डिफेक्टिव टाइटल है तो बायर का टाइटल भी डिफेक्टिव आएगा, और यहां पे इंप्लाइड कंडीशन की ब्रीच हो जाएगी, और बायर गुड्स रिटर्न कर देगा ट्रू ओनर को, और वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, रेप्यूडिएट, और आपको प्राइस क्या करना पड़ेगा, वापस। दिस इज कॉल्ड कंडीशन एज टू टाइटल। और ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ये बोलना नहीं पड़ेगा बायर को कि भाई जो गुड दे रहा है वो तेरे ही है ना, इंप्लाइड है, और अगर उसके गुड नहीं निकले तो यहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करेगा, अगर सुयश को कोई डैमेज है वो डैमेजेस भी क्लेम करेगा, और दोनों जो भी हो सकता है। सुयश भाई क्या समझ आया? हाँ उसे ही पता होता जैसे सेल कर दिया, इसको पता होता तो बेटा फिर कैसे, फिर तो पहली बात, फिर तो यहाँ पे बात ही वही है ना, आप जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल बना रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट ही वर्ड हो गया, चोरी का सामान खरीद रहे हो ना। यहां पे एक अदम्पशन है कि ये भाई साहब किस में है, गुड फेथ में। ठीक है, तो फिर मतलब गाड़ी तो रिटर्न हो जाएगी, इसको मतलब फिर पैसे, हाँ इसको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, अगर उसने कोई बेनिफिट दिया होगा या उसने कोई बेनिफिट रिटर्न नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। समझ आई बात? कोई दिक्कत? तो दिस इज कॉल्ड कंडीशन एज टू टाइटल। बेटा क्या मैं लिखवाना चालू करूं? चलो लिखेंगे भाई फटाफट से, फटाफट से लिखेंगे भाई। अब इसका एक्सप्लेनेशन, ये फोटो ले लेना, इसका एग्जाम्पल का फोटो ले लो और स्पेस छोड़ देना भाई, एग्जाम्पल का आप फोटो ले लीजिए बेटा, और इसके लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए प्रॉपर। लिखना चालू करेंगे बेटा, कंडीशन एज टू टाइटल, जल्दी लिखना बेटा। पॉइंट नंबर 1, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉमा, unless there is an
एग्रीमेंट टू दी कॉन्ट्ररी, एग्रीमेंट टू दी कॉन्ट्ररी, कॉमा द फर्स्ट implied condition, the first implied condition on the part of the seller is, on the part of the seller is that, number A, in case of sale, comma, seller has a right to sell the goods, and कह रहा सेल के केस में सेलर के पास राइट टू सेल, और राइट टू सेल कब आएगा? जब आपके पास गुड टाइटल है तभी तो राइट टू सेल आएगा, डिफेक्टिव टाइटल में राइट टू सेल नहीं आता। तो कह रहा है इंप्लाइड कंडीशन है कि सेल के केस में सेलर के पास राइट टू सेल है। एंड बी लिखो, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, बेटा सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस पता है ना? सेल में इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में ऑन अ फ्यूचर डेट। और इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, seller will have right to sell the goods at the time when property is to pass। कह रहा है भैया अगर सेल की बात है तो सेलर के पास अभी राइट टू सेल होना चाहिए, अगर एग्रीमेंट टू सेल की बात है तो सेलर के पास राइट टू सेल तब होना चाहिए जब प्रॉपर्टी पास होगी। मान लो अगर मेरे पास प्रॉपर्टी 1 महीने बाद मेरी ओनरशिप आने वाली है, तो मैंने उससे बोल दिया भाई 1 महीने बाद बेचूंगा, 1 महीने बाद मेरे पास ओनरशिप आ जाएगी, 1 महीने बाद आगे बेच दूंगा। तो कह रहा है सेल के केस में सेलर के पास राइट टू सेल होना चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल के केस में जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा उससे पहले उसके पास राइट टू सेल आ जाना चाहिए। लेकिन अगर, ये पहला पॉइंट है, ठीक है, ये नॉर्मल इंप्लाइड कंडीशन है, लेकिन अगर, अब देखो रूल क्या है, इफ, सेकंड पॉइंट लिखना, द सेलर्स टाइटल टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, कॉमा, the buyer must return the goods। If the seller's title turn out to be defective, comma, the buyer must return the goods to the true owner and recover the price from the seller। recover the price from the seller। बेटा मेरे हिसाब से आपको ये वाली बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल कहता है भैया इंप्लाइड कंडीशन है कि सेलर के पास सेल के टाइम राइट टू सेल होना चाहिए, सेलर के पास एग्रीमेंट टू सेल में जब प्रॉपर्टी पास होगी तब राइट टू सेल होना चाहिए। मोटा मोटा सेलर के पास राइट टू सेल होना चाहिए। अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव निकला तो वहां पे इंप्लाइड कंडीशन ब्रीच हो गई, तो बायर के पास भी डिफेक्टिव टाइटल गया, एज अ रिजल्ट उसे गुड्स को ट्रू ओनर को रिटर्न करना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करके प्राइस वो किससे मांगेगा? सेलर से। और अगर कोई डैमेजेस है वो भी मांग सकता है। तो ये पहली इंप्लाइड कंडीशन है, कंडीशन एज टू टाइटल। बेटा समझ आया? तो ये सकता है क्या करना? सर ढूंढ रहा था वही चीज। अच्छा एक बार घर पे देख लियो, मेरे को बता दियो, मैं समझा दूंगा। मैसेज मिल गया, अभी बस पढ़ना पड़ेगा, मिल ही गया फाइनली। तूने मेरे को करा था मैसेज? नहीं वो जो कॉलेज वाला ग्रुप है ना, उसका असाइनमेंट में क्वेश्चन दे रहा था। अच्छा, उसी क्वेश्चन की केस स्टडी मैं आपको समझाया था। क्या पता नेमो डेट का ही क्वेश्चन हो। नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट में था। अच्छा ठीक है, चलो कंडीशन एज टू टाइटल, आगे बढ़ो भाई आगे। सेकंड इंप्लाइड कंडीशन, सेकंड इंप्लाइड कंडीशन है कंडीशन एज टू, पहला था कंडीशन एज टू टाइटल, सेकंड है कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन। भाई ये बिल्कुल इजी सा पॉइंट है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और ये आपको पता है, ये होना भी चाहिए। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है
कि बोल दिया या कुछ? एक बात बताओ बेटा, ये सेलर है, ये बायर है। नोट कर ले एग्जाम में। हाँ करना है कर लो, बाकी स्पेस छोड़ के फोटो भी लेनी है वो ले लो, जैसे आपको ठीक लगे। ये सेलर है, बायर है, इन्होंने बनाया कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में बेटा ये सेल करेगा, आपको पता है ना सिल्क होता है, सिल्क, डेरी मिल्क सिल्क नहीं जो तुम उसको देते हो, ना ना ना, सिल्क मतलब कपड़े वाला, हाँ मटीरियल। सिल्क के टाइप होते हैं, पता है आपको, मल्टीपल टाइप होते हैं उसमें, आपका बहुत सारे टाइप होते हैं। तो मान लो इन्होंने वो करा कि ना ये जो है सेल करेगा वेस्ट सिल्क, बुक का ही क्वेश्चन है तुम्हारी, बुक का एग्जांपल है, क्या सेल करेगा? वेस्ट सिल्क। वेस्ट सिल्क मतलब ये वैरायटी ऑफ सिल्क है, सिल्क कई टाइप आता है, वेस्ट सिल्क आता है, स्पाइडर सिल्क आता है, मलबरी सिल्क आता है ना, बहुत सारे सिल्क टाइप होते हैं। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भाई मुझे कौन सा, ए ने बोला कि मैं आपको वेस्ट सिल्क दूंगा, तो उसने डिस्क्रिप्शन दिया कुछ का, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन क्या है कि कौन सा सिल्क है। जब देने की बारी आई तो इन भाई साहब ने इनको बेटा डिलीवर कर दिया स्पाइडर सिल्क। अब मुझे बताओ क्या ये ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं है? भाई ये इंप्लाइड कंडीशन है कि अगर गुड्स को डिस्क्रिप्शन में बेचा जा रहा है तो दैट डिस्क्रिप्शन और वो जो बल्क है जो डिलीवर हुआ है वो आपस में कोरस्पॉन्ड करने चाहिए। जिस चीज का आपको डिस्क्रिप्शन दिया है वही गुड्स आने चाहिए। समझ आई बात? पक्का? बस ये है कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन। यहां पे कोई दिक्कत तो आगे बताओ, ठीक है? चलो इसमें लिखेंगे बेटा, इसमें लिखेंगे भाई। तो यहां पे इसमें कंक्लूजन क्या है, इसमें डिस्क्रिप्शन गुड्स जो है डिस्क्रिप्शन के इज नॉट इक्वल टू बल्क या फिर गुड्स डिलीवर्ड। तो ये इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच हो गया। अब इसमें पॉइंट लिखेंगे बेटा आप, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जल्दी लिखना, ऑफ गुड्स, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, कॉमा देयर इज एन implied condition that the goods shall correspond with the description। ठीक है? पॉइंट नंबर 2, the buyer is not bound to accept and pay for the goods which are not in accordance with the description of goods। सुरेश कोई दिक्कत बेटा? तो डिस्क्रिप्शन से गुड्स को कॉरेस्पॉन्ड करना है, अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन से कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो बायर उन्हें एक्सेप्ट करने से क्या कर सकता है? रिफ्यूज। और ये इंप्लाइड कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 3 लिख लो, इट इज अ कंडीशन which goes to the root of contract
विच गोज टू दी रूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कंडीशन है जो कॉन्ट्रैक्ट की रूट है, एंड द ब्रीच ऑफ इट entitles the buyer to reject the goods whether buyer inspect them or not. अच्छा, लेकिन इसमें एक बात याद रखना, ये बाद में मैं लिखवा दूंगा नोट। अगर आपने डिस्क्रिप्शन से गुड्स खरीदे, ठीक है, गुड्स आपके पास आए, अब आपको लॉ कहता है आपके पास पूरा राइट है गुड्स को चेक करने का कि वो डिस्क्रिप्शन और गुड्स क्या मीट कर रहा है। अगर वो मीट कर रहा है ले लो, अगर वो मीट नहीं कर रहा तो क्या कर दो, रिजेक्ट। अगर आपने डिस्क्रिप्शन से गुड्स जाए, उसने बोला भाई एक बार चेक कर लो डिस्क्रिप्शन को, सेलर बोल रहा है डिस्क्रिप्शन से मीट कर रहे हैं ना, आपने कहा कर ही रहे होंगे, हमने कहा भाई कर तो लो, उसने खोला डिस्क्रिप्शन से चेक करा, आपने नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखाया, आपने कहा हाँ हाँ कर रहे कर। अब क्या, अब आप इसमें इंप्लाइड कंडीशन डिमांड कर सकते हो। अगर आपने नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखाया और जब आप चेक कर रहे थे कि सैंपल और डिस्क्रिप्शन सेम है और उसमें आपने गलती करी, तो भैया फिर आपकी गलती है, फिर आप ये मत कहना इंप्लाइड कंडीशन है अब वापस ले, आपको मौका मिला था ना चेक करने का। हाँ, अगर वो आपको चेक करने का मौका नहीं दे रहा तो गुड्स रिटर्न कर दो, तब कोई दिक्कत नहीं, लॉ आपको संभाल लेगा। लेकिन अगर आप चेक कर रहे हो, चेक करने में नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखा रहे हो, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा, आपने जल्दीबाजी बोला हाँ मैच कर रहा है, फिर बाद में आप पलट नहीं सकते, ठीक है। तो ये होता है बेटा सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अगला जो है ना, कितने हो गए कंडीशन, इंप्लाइड कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नीचे किसकी एज टू कि भाई सेलर का टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, गुड होना चाहिए। डिफेक्टिव हुआ तो गुड्स को ट्रू ओनर को वापस करना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा बायर, रेपिडेट। सेकंड है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं तो गुड्स डिस्क्रिप्शन को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो बायर उन्हें रेपिडेट करके कैंसिल कर सकता है। बेटा इसी से ना अगला मैं थर्ड करवा रहा हूं, विच इज कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। सर ये क्या है, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। बेटा ये ना डिस्क्रिप्शन के बाद में हमेशा इसलिए कराता हूं क्योंकि दोनों में ना कनेक्शन है आपस में। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, अभी पहले वर्ड मर्केंटेबिलिटी क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो मनप्रीत बेटा तूने सेल बाय डिस्क्रिप्शन करा, क्या करा, सेल बाय। जब भी आप गुड्स को डिस्क्रिप्शन से खरीद रहे हो, मतलब सेलर ने डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई मेरे पास जो गुड्स है वो ऐसा 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 है, अब मेरा ठीक है मैं ले लूंगा। अब आपके पास गुड्स आया तो आपके पास दो इंप्लाइड कंडीशन है। पहली इंप्लाइड कंडीशन तो मैंने ऑलरेडी बता दी मनप्रीत, पहली इंप्लाइड कंडीशन क्या है कि जो गुड्स आया वो किससे मैच करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन से। किससे मैच करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन में दो चीजें है, पहला बोलता है कि लिखो साथ साथ लिखो, गुड्स जो है मैच विद डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये पहली इंप्लाइड कंडीशन है, ये फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन है कि गुड्स मैच होनी चाहिए किससे, डिस्क्रिप्शन से। अरे यार सुयश, जब तू अमेजोन से ऑर्डर करता है, ठीक है, मान ले तूने अमेजोन से ऑर्डर करा, ठीक है, सैमसंग का फोन कलर वलर सब वेरिएंट, तो बेटा तू डिस्क्रिप्शन ही तो देखता है ना, नीचे लिखा होता है सैमसंग का ये वाला मॉडल, इस कलर में, इस रैम में, इस स्टोरेज में। अब जब आप ऑर्डर कर दोगे तो अमेजोन आपको, आपने मंगाया सैमसंग, अमेजोन दे रहा है OnePlus, एक्सेप्ट कर लोगे क्या, क्यों करेंगे भाई, जो डिस्क्रिप्शन मांगा है वही गुड होना चाहिए। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन में पहली कंडीशन है गुड्स मैच करनी चाहिए डिस्क्रिप्शन से। अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं उसके बाद सेकंड इंप्लाइड कंडीशन आती है, इसके बाद सेकंड इंप्लाइड कंडीशन होती है कि गुड्स होने चाहिए मर्केंटेबल क्वालिटी के। बेटा मर्केंटेबल क्वालिटी, अब एक बात बता दूं, मर्केंटेबल क्वालिटी क्या होती है ये कहीं पे डिफाइन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, पूरे शोगा में डिफाइन नहीं है। हाँ, मर्केंटेबल क्वालिटी बेसिक सी चीज है, नहीं बेटा यहां वोकैबुलरी नहीं चलती ना,
गुड्स का मीनिंग भी तो वोकैबुलरी में क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन थी गुड्स में। तो मर्केंटेबल क्वालिटी जो है ना, सोगा में कहीं डिफाइन नहीं है, वो डिपेंड करेगा केस और सर्कमस्टांस पे। मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब है गुड क्वालिटी, सिंपल शब्दों में फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम। अब आप एक बार बता, तूने फोन मंगाया, सैमसंग का फोन मंगाया, एक पर्टिकुलर मॉडल ब्लैक कलर में, डिस्क्रिप्शन से मंगाया था, तेरे पास गुड्स आया, सैमसंग का आया, ब्लैक कलर में आया, सही मॉडल सही सब कुछ, तो क्या गुड्स और डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है? यस, पहली इंप्लाइड कंडीशन मीट हो गई। अब जब आपने बॉक्स से खोला और उसे ओपन करा, तो आपने देखा स्क्रीन में लाइंस आ रही है ग्रीन कलर की, क्या गुड्स डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहा है? यस, तो पहली इंप्लाइड कंडीशन मीट। लेकिन क्या जो डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स है और जो आपके पास गुड्स आए हैं वो मर्केंटेबल क्वालिटी में खरे उतरे हैं? नहीं। और वो कहता है कि अगर मर्केंटेबल क्वालिटी का है, ये इंप्लाइड कंडीशन होने चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। आप लिख लो ब्रैकेट में, ये होने चाहिए फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। और अगर आपने डिस्क्रिप्शन से गुड्स मंगाए और आपके पास चालू माल आ गया, चालू माल मतलब डिफेक्टेड, सुरेश कौन सा माल आ गया? डिफेक्टेड, या वर्ड लिखा है डिफेक्टेड और करके लिख ले बेटा, अनमर्केंटेबल, अनमर्केंटेबल, तो उस सिचुएशन में आपके पास है क्या? राइट टू कैंसल दी कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मेरे हिसाब से आपको ये वाली बात अच्छे से समझ आती है, समझ आई? कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। तो वे कह रहा है कि एक इंप्लाइड कंडीशन प्रेजेंट होती है कि जब आप गुड्स को डिस्क्रिप्शन से परचेज करोगे तो पहला, गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच होने चाहिए, और दूसरी इसी से कंटिन्यू बात हो रही है कि जो डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स है जब वो आएंगे तो वो मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होने चाहिए। अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहा है लेकिन मर्केंटेबल क्वालिटी का नहीं है, तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो। मनप्रीत क्लियर है बेटा? पक्की बात? चलो लिख लेते हैं बेटा मर्केंटेबिलिटी वाला पॉइंट। लास्ट है? हाँ ये लास्ट है। इसके बाद कितने हो गए? 3 हो गए ना, टोटल 7 है। इसके बाद बाकी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कल रख लूं रात को, हो सकता नहीं कल पक्का ही होगी 9:30 बजे ऑनलाइन। हाँ ट्यूजडे कल संडे है ना, कल रखूंगा 9:30 बजे पक्का। अच्छा, कंडीशन हैज टू मर्केंटेबिलिटी लिख लो बेटा जल्दी से, लिखो। वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, पहली कंडीशन है ध्यान से। वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, कॉमा, फ्रॉम अ सेलर, from a seller who deals in goods of that description, where goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description, comma, there is an implied condition, there is an implied condition that the goods are, sorry, the goods shall be of mercantile quality. इसी में एक पॉइंट लिख लेना, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, provided that if the buyer has examined the goods, comma, there shall be no implied condition as regards defect which such examination
ought to have revealed। ठीक है भाई, गुड डिस्क्रिप्शन से आए, आपके पास पूरा इंप्लाइड कंडीशन है कि वो मर्केंटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए, लेकिन मनप्रीत आपको एग्जामिन करने का राइट है, तूने एग्जामिन करा, तुझे कोई डिफेक्ट नहीं मिला, ठीक है, आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, उसके बाद मर्केंटेबल क्वालिटी की कंडीशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब इसमें ना गेम होता है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अब डिफेक्ट होता है दो टाइप के, कितने टाइप के? एक होता है पेटेंट, एक होता है लेटेंट। पेटेंट डिफेक्ट क्या होता है? पेटेंट डिफेक्ट होता है जो विजिबल है, आप ऑर्डिनरी कोर्स में जान के पता लगा लोगे, है ना। लेटेंट होते हैं हिडन, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन से पता नहीं चलेंगे। अब अच्छा, अगर मान लो उसमें कोई पेटेंट डिफेक्ट है जो देख के पता लग जाए, तुमने एग्जामिन करी, पता नहीं क्या एग्जामिन करी नशे में, तुमने हाँ ओके रिपोर्ट है भाई, अब आप बाद में कंडीशन लगा के ब्रीच कर सकते हो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। अबे तूने एग्जामिन ढंग से नहीं करा। लेकिन ये कहता है अगर आपका कोई डिफेक्ट लेटेंट डिफेक्ट है जो हिडन है, जो नॉर्मल, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, भाई ये गया साड़ी लेने मम्मी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, इसने बोला भाई एक लाल साड़ी दे दियो, उसने भाई लाल साड़ी दी, ठीक है, इसने डिस्क्रिप्शन दिया क्या चाहिए, लाल साड़ी, तो उसने लाल साड़ी दे दी, तो क्या गुड डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहे हैं? यस। अब दूसरी बात, वो मर्केंटेबल क्वालिटी की भी होनी चाहिए, तो उसने बोला भैया चेक कर लो, सही है ना, इसने भाई चेक वेक करा, बढ़िया, ठीक है। अब साड़ी में था छेद, फटी हुई थी, इसने दिखा दिया भाई ये तो मर्केंटेबल क्वालिटी के नहीं है, तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट को रेपिटेट कर सकता है? यस। कहेगा भाई साड़ी मुंह का नहीं चाहिए, दूसरी दे, दूसरी दी, इसने देखा भाई मर्केंटेबल क्वालिटी है, डिस्क्रिप्शन से मैच कर लाल साड़ी, मर्केंटेबल क्वालिटी की भी है, इसने कहा ओके रिपोर्ट है, कोई पेटेंट डिफेक्ट नहीं था। आप घर गए, अब आपने साड़ी को वॉश करा, जब बेटा साड़ी को वॉश करा पूरा कलर सफेद हो गई साड़ी, लाल से पूरा कलर निकल गया। अब बेटा ये एक लेटेंट डिफेक्ट था ना, अबे तू दुकान में थोड़ी धोने लग जाएगा कि चेक करूंगा लेटेंट डिफेक्ट सारे, वो तो घर जाके पता लगेगा। अगर कोई लेटेंट डिफेक्ट है तो एग्जामिन करने के बावजूद भी आपको मर्केंटेबिलिटी की कंडीशन मिलेगी, बट सिर्फ कब मिलेगी? लेटेंट डिफेक्ट पे। अगर पेटेंट डिफेक्ट है और आपको उसने दिया भाई एग्जामिन कर ले, और आपने एग्जामिन करा आपको नहीं दिखा, फिर कोई कंडीशन नहीं मिलेगी, फिर तो आपका नेग्लिजेंट बिहेवियर है ना। समझ आ रहा है? तो ये जो पेटेंट लेटेंट डिफेक्ट है हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए यहां पे हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर है बेटा। कोई किसी को कोई डाउट? बेटा कंडीशन समझ आ गई इंप्लाइड वाली। पहली क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल, कि सेलर का टाइटल गुड है ये मान के चलेंगे, नहीं निकला तो गलती भाई सेलर की है। दूसरा कंडीशन सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जो गुड्स है वो डिस्क्रिप्शन को मीट करने चाहिए, डिस्क्रिप्शन को मीट नहीं करेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट रेपिटेट कर सकते हैं। तीसरी बात, कंडीशन है कि गुड्स डिस्क्रिप्शन को मीट करेंगे, इसके साथ साथ सुरेश वो मर्केंटेबल क्वालिटी की भी होनी चाहिए बेटा, ठीक है, मतलब अच्छी क्वालिटी के, फिट फॉर पर्पस होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ बेटा हमारे 3 पॉइंट डन हो गए। आगे के पॉइंट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास, कल आपसे मिलते हैं ऑनलाइन क्लास 9:30 रात को, और आगे इंप्लाइड कंडीशंस कराऊंगा, इंप्लाइड कंडीशंस के बाद इंप्लाइड वारंटी कराऊंगा, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पर, और चैप्टर नंबर 2 भी हमारा खत्म, ठीक है। बस सोगा में टाइम लगेगा थोड़ा सा,